कक्षा 12वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। सुप्रभात। मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित परास्नातक शिक्षक हिंदी, आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल हल्द्वानी लामाचौड़, आज आपके समक्ष कवि आलोक धनुआ द्वारा रचित कविता पतंग के प्रश्न अभ्यास लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जिसके माध्यम से विद्यार्थी इन प्रश्नों के उत्तर लिखने में समर्थ हो सकें। इससे पूर्व प्रेषित चलित छायाचित्र के माध्यम से विद्यार्थी वाचन और अभिव्यक्ति को भली भांति समझ चुके होंगे और इस चलित छायाचित्र को देखने के बाद वे प्रश्न अभ्यास को पूरी तरह अपने भाषा में अपने विचारों के अनुरूप लिखने में दक्ष हो सकेंगे। इसी आशा से इस प्रश्न अभ्यास चलित छायाचित्र की ओर। प्रश्न नंबर 1, सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। तेज बौछारें युक्त बादल के जाने के बाद प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए। आपने देखा प्रातः काल के सूर्य की लालिमा, प्रातः काल में सूर्य की लालिमा दिखाई देने लगी। शरद ऋतु का आगमन हो गया, आसमान साफ व स्वच्छ हो गया, वातावरण धूल से रहित होने के कारण एकदम स्वच्छ दिखाई देने लगा। आकाश सुंदर नीलिमा से मुलायम सा प्रतीत होने लगा। पतंग उड़ाने के लिए बच्चों के सामने एक उपयुक्त समय आ गया। हवा में वह तेजी नहीं रही जो भादो के माह में रहती थी। इस प्रकार के परिवर्तन कवि ने यहाँ दिखाए हैं। प्रश्न नंबर 2, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। यहाँ कवि ने पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि सबसे हल्की, यदि हम आपसे कहें सबसे ईमानदार व्यक्ति तो आप उस पर ध्यान देंगे कि ऐसा कौन है। तो ये सबसे अधिक जो विशेषण प्रयोग किए जाते हैं इनसे हम क्या होता है, उन शब्दों के प्रति हमारा आकर्षण बन जाता है, उन स्थितियों के प्रति हमारा आकर्षण बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर कवि ने पतंग में प्रयुक्त होने वाले बांस, कागज में विशेषणों का प्रयोग कर उनकी आकर्षणता को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है ताकि विद्यार्थी उसे भली भांति जान सके और वे पतंग बनाने, पतंग में प्रयुक्त सामग्री का भी भली भांति समझ सकें। बिंब स्पष्ट करें। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया, पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। मैंने बताया था इससे पूर्व कि बिंबों में यदि हम बात करें, तेज बौछारें दृश्य बिंब, सवेरा हुआ दृश्य बिंब आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि तेज बौछारें आ रही हैं। खरगोश की आंखों जैसा सवेरा दृश्य बिंब, पुलों को पार करते हुए दृश्य बिंब गतिशील तेज पुलों को पार, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए दृश्य बिंब, घंटी बजाते हुए जोर जोर से श्रव्य बिंब, घंटी बजाते हुए श्रव्य बिंब आपने देखा सुनाई देता है वह, चमकीले
इशारों से बुलाते हुए दृश्य बिंब, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए स्पर्श बिंब, मुलायम हम स्पर्श से ही पता चलते हैं, पतंग ऊपर उठ सके दृश्य बिंब। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में इन बिंबों का प्रयोग किया गया था, तो आप समझ चुके होंगे। प्रश्न नंबर 4, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। आपने देखा होगा कपास से प्रायः रुई बनती है या रेशमी धागे बनाए जाते हैं। जो भी आप राखी, रक्षाबंधन के पर्व में जो भी राखियां पहनते हैं वो सब कपास से ही बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार से कपास बहुत मुलायम होता है, कोमल होता है, आपको उसको पकड़ने में, हाथ लगाने में बड़ा अच्छा लगता है उसका स्पर्श। तो यहाँ पर कवि ने कपास के माध्यम से बच्चों की कोमलता का वर्णन किया है। आप प्रायः देखना जितने जितने छोटे बच्चे होते हैं वो उतने ज़्यादा कोमल होते हैं। आप प्रायः देख लीजिए, आपके हाथ पांव हमारे हाथ पांव की तुलना में बहुत कोमल होंगे। जितने जितने हम बढ़ते रहते हैं हाथ पांव फटते रहते हैं, हमारी खाल मजबूत होते रहती है, लेकिन छोटे बच्चों की खाल बहुत नाजुक होते हैं, उनके अंग प्रत्यंग कोमल होते हैं। तो यही कोमलता को प्रकट करने के लिए कवि ने यहाँ पर कपास का उदाहरण लिया है, कपास से तुलना की है। प्रश्न नंबर 5, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। तो आपने देखा कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो वो अपनी पतंग को ऊंचाइयों पर जब जाते हुए देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। एक बच्चा दूसरे बच्चे से होड़ करता है कि मेरी पतंग तेरी पतंग से ऊंची जा रही है, और वो और ज़्यादा ऊंचा पतंग को उड़ाते और वे पतंग को और ऊपर उड़ाना चाहते हैं, और उनको लगता है कि मेरी पतंग ऊंची जा रही है, और वे ज्यों-ज्यों उनकी पतंग ऊंची जाती है तो वे भी उसके साथ साथ अपने को ऊंचा जाता हुआ महसूस करते हैं। आपने देखा कि वे छतों की खतरनाक किनारे हैं, उन पर भी अनायास ही पहुंच जाते हैं और पतंग उड़ाने लगते हैं। और यदि कभी उनको किसी छत पर जाना होता है तो वे छत को भी नरम बना देते हैं, यानी कि कठोर छत भी उनको क्या है, आरामदायक लगने लगती है। अर्थात वे अपने पतंग उड़ाने में इतने मस्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बच्चे जो है पतंग के साथ साथ ज्यों-ज्यों उनकी पतंग ऊपर जाती रहती है त्यों-त्यों वे भी पतंग के साथ ऊपर जाते रहते हैं। वे और ऊंचाई को प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरी पतंग सबसे ऊंची उड़ सके, सबसे ऊंची जा सके, और वे पतंग के साथ अपनी ख्याति भी बढ़ाते रहते हैं। इसी प्रकार से बच्चों की उड़ान, पतंग की उड़ाने से तात्पर्य यही है कि बच्चों की उड़ान और पतंग की उड़ान से यही तात्पर्य है कि ज्यों-ज्यों पतंग ऊपर जाती है तो वैसे ही बच्चों की मनोकामनाएं, जो इच्छाएं होती हैं, वह भी क्या है, दिन पर दिन बढ़ती हैं और वे क्या है, ऊपर ही जाना चाहते हैं। उनमें उत्साह होता है, उमंग होता है, वे हर कार्य में श्रेष्ठता अर्जित करना चाहते हैं। प्राय आपने देखा होगा बच्चों को आप छोटा सा थोड़ा सा पुरस्कार भी देते हैं, वो पुरस्कार से फिर उसमें क्या है, एक नया मोटिवेशन आता है और वे फिर उस और गतिशील होकर अपनी उचित प्रयास में, दिशा में प्रयासरत, प्रयत्नशील हो जाते हैं। आप भी जब कोई होमवर्क करते हैं समय से, आपको मोटिवेशनल कोई आपको स्टैंप दी जाती है तो आप प्रोत्साहित होते हैं, सारे बच्चे और बच्चे भी देखते हैं कि हाँ मुझे ये मिली है, तो आज दूसरी बार फिर बच्चा क्या करता है, प्रयास करता है कि अब मैं और अच्छा करूँगा। वो और अच्छा करता है, उसके बाद और अच्छा करता है, फिर और अच्छा करता है, यानी कि अच्छे दिन पर दिन क्या है, वो अच्छाई की ओर बढ़ता रहता है। उसकी आकांक्षाएं बढ़ती रहती हैं भलाई की ओर, अच्छाई की ओर, और एक दिन वो अपना सफल व्यक्तित्व का निर्माण कर सुखमय जीवन जीने योग्य बन जाता है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। ख,
अगर वे कभी गिरते हैं छतों की खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। ये आपने देखा, दो काव्य खंड हैं, इनके आधार पर कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर आपको बताने हैं, आप ध्यान दीजिए। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है? दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का यह तात्पर्य है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि बच्चे पतंग उड़ाने में इतने व्यस्त या इतने मशगूल हो जाते हैं कि वे आनंद के साथ कहीं भी इधर उधर भागते रहते हैं। कोई इस दिशा से आया, कोई उस दिशा से आया, कोई दूसरी दिशा से आया, कोई तीसरी दिशा से आया, चारों दिशाओं से बच्चे आ करके क्या है पतंग उड़ाने के लिए आते हैं और वे अपने तेज तेज पदचापों से इस धरती पर मृदंग बजाते लगते हैं। मृदंग एक छोटा सा वाद्य यंत्र होता है जिस प्रकार से ढोल होता है। तो आपने देखा होगा कि जब हम चलते हैं तो हमको जो है पाँव में, धरती के बीच में जब हमारे पाँव पड़ते हैं तो इसमें क्या होता है, एक आवाज़ होती है। तो वही मृदंग को कवि ने यहाँ पर कहा है कि वे मृदंग बजाते हुए ऐसा लगता है। हमने देखा होगा सारे जब बच्चे भागते हैं तो उनकी एक अलग सी आवाज़ आती है। यहाँ पर उसी आवाज़ को कवि ने मृदंग की संज्ञा दी है। जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? प्रश्न कवि ने आपसे पूछा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कठोर लगती होगी, क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है जो छोटे बच्चे होते हैं वह जिस भी कार्य में होते हैं वे अपने कार्य में जब तल्लीन हो जाते हैं तो उन्हें किसी भी क्या है कठोरता का आभास नहीं रहता है, वे पूर्णतः उसी कार्य में लगे रहते हैं। इसी प्रकार से पतंग उड़ाते हुए भी आप लिख सकते हैं कि हमें कठोरता का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि हम पतंग उड़ाते समय बहुत ही आनंदित हो रहे होते हैं। और जब हम आनंद में मग्न होते हैं तो हमें कोई भी चीज़ कठोर नहीं लगती है, सब स्थितियां अपने अनुकूल लगती हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे इस समय कोरोना काल है, घर में कार्य कर रहे हैं, जो बच्चे प्रॉपर वीडियो देख रहे हैं, दिए गए कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में कर रहे हैं तो उनको कोई भी परेशानी नहीं लग रही है। लेकिन जो बच्चे अरुचि के साथ उनको लग रहा होगा कि किस प्रकार से वीडियो देखें, एक विवशता के कारण वो वीडियो देख रहे होंगे, गूगल मीट ले रहे होंगे या होमवर्क कर रहे होंगे। यदि आपको उन बच्चों को यदि रुचि आ जाए तो उन्हें यह कोई भी कार्य प्रतिकूल नहीं लगेगा। जिस प्रकार से बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं आनंदित होकर के, या आप ही लोग जब पतंग उड़ाएंगे आनंदित होकर के, तो आपको कोई भी जगह कठोर नहीं लगेगी। हर जगह को आप आनंद के कारण, हर स्थिति में आप आनंद के कारण पतंग उड़ाएंगे और आनंद लेंगे। तो आपको यह भी सीखना चाहिए कि हमें पढ़ाई में आनंद लेना है। यदि पढ़ाई में आनंद आपको आ गया फिर आपको क्या है कोई भी परेशानी नहीं आएगी, चाहे कितना ही कोरोना काल हो, आप अपने विषय ज्ञान में वृद्धि करते ही जाएंगे। प्रश्न नंबर 3, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? बिल्कुल सही। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को एक मजबूत और सशक्त माध्यम के रूप में परिभाषित करते हैं। जब हमें कोई परिस्थिति का सामना कर लिया जाता है, जब हमारे द्वारा किसी परिस्थिति का सामना कर लिया जाता है, फिर कोई भी परिस्थिति हमें प्रतिकूल नहीं लगती है। हर परिस्थिति हमें अपने अनुकूल लगती है। हम फिर उस परिस्थिति से डरते नहीं है। एक बार कोई बच्चा गिर जाता है छत से तो वो क्या है जंप करना सीख जाता है, संभलना सीख जाता है, और दोबारा उसको पता चल जाता है कि मैं यहाँ से गिरा था तो मुझे इस प्रकार से चोट नहीं लगी थी। तो वो क्या हो जाता है अभ्यस्त होता था। तो आपने देखा होगा कितने जहाँ पर भागने की जरूरत जगह भी नहीं होती, कूदने की जगह भी नहीं होती, वहाँ से बच्चे क्या हो जाते हैं बाहर कूद जाते हैं, निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जब परिस्थितियों का सामना हम कर लेते हैं किसी परिस्थिति का, तो उस परिस्थितियों से भी निकलने में हमें कोई भी असमर्थता नहीं होती है। आपने देखा होगा कोरोना काल में जिन लोगों को कोरोना हुआ और वो ठीक हो गए, तो वो देखो कितने लाधड़क होकर के घूम रहे हैं। लेकिन वो लोग लाधड़क हैं, लेकिन उनका लाधड़क होना सही नहीं है, क्योंकि आपने देखा कोरोना की एक बार लहर में जिनको संक्रमण हुआ था उनको दोबारा भी संक्रमण हो रहा है, और वो एक बार उबर तो गए थे लेकिन दोबारा से क्या हो गए, यहाँ तक कि उनको अपनी जान की बाजी तक लगानी पड़ी। तो ऐसी समझदारी किसी काम की नहीं।
तो आपने देखा होगा प्रायः युवा वर्ग अभी तक निश्चिंत था कि युवाओं को इसका कोई असर नहीं हो रहा है। आप देखिए सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या में तादाद जो है वो युवा वर्ग की है। तो इस प्रकार से हमें जो है परिस्थितियों का सामना तो करना है, लेकिन बुद्धि और विवेक के साथ ठीक है सामना करने की सामर्थ्य हमें आ जाती है। आपने प्रायः देखिए न्यूज़ चैनल, समाचार पत्रकार ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर कोरोना संक्रमण के मरीज हैं, संक्रमण खूब बढ़ा हुआ है, लेकिन वे क्या है पूर्ण तत्परता, अपने कार्य की व्यवस्था, अपने कर्मनिष्ठा को परिभाषित करते हुए वह कार्य करते हैं और वे उस पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार से क्या है परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम क्या हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं और निडर होकर के हम अपना कार्य करने लग जाते हैं। लेकिन हमको ध्यान यह रखना होता है कि हमें अपना कार्य सावधानीपूर्वक करना है। यदि आज मास्क बिना पहने हम कहीं जाएंगे तो फिर ऐसा संभव नहीं कि हम बिना संक्रमित हुए वापस आ जाएं। तो अतः सभी विद्यार्थियों से, सभी अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि आप लोग जो है इस कठिन दौर में मास्क का, सामाजिक दूरी का और कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन करने हेतु प्रयासरत रहें और स्वस्थ रहें। इसी आशा से एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद।